देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक कुंडली लेके आए हुए हैं जिसका हम विश्लेषण करेंगे और हम लोग जानेंगे किस प्रकार हम लोग कुंडली में विवाह का योग देखते हैं। क्या इस जातक की कुंडली में विवाह का योग है या विवाह का योग नहीं है? यदि विवाह का योग है तो कब है, ये हम लोग जानेंगे आज। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में जो बेल का बटन आएगा उसे क्लिक करना ना भूलें। उससे जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। साथ में यदि हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं कि शादी का योग हम लोग कुंडली में किस प्रकार देखते हैं दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। नमस्कार दोस्तों, एक कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये हमारी एक जातिका हैं कृतिका वानगे, जो महाराष्ट्र जलगांव से हैं। इनका जन्म 29 दिसंबर 1990 को हुआ है और जन्म का जो समय है 1:10 पर है। आप कुंडली में देख रहे होंगे ये कन्या लग्न की कुंडली है जिनके स्वामी बुध होते हैं। यदि आप इनकी राशि देखिएगा दोस्तों तो ये वृषभ राशि है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो दूसरी राशि में विराजमान है। इनका जन्म शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी नक्षत्र जो है कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ था। साथ में जो दिन था वो शनिवार है और योग साध करण बालव पाया लोहा। वर्ण इनका वैश्य है, योनि ये मेष है, गण राक्षस है। इनका भाग्यांक जो नंबर है वो 8 है। इनका जो शुभ अंक है वो 1 है, 3, 7 और 9 और इनका अशुभ अंक 5 है। इनका जो शुभ वर्ष कहलाता है वो है 17वां, 26वां, 35वां, 44वां और 53वां। और भाग्यशाली दिन इनका शुक्र और बुध, मतलब शुक्रवार और बुधवार इनके लिए भाग्यशाली दिन है। यदि इनके शुभ ग्रह की बात करें तो इनका शुभ ग्रह शनि हुए, बुध हुए और शुक्र हुए दोस्तों। यदि इनके इष्ट देवता की यदि हम बात करें तो हम लोग लग्न से 5वें घर में देखते हैं जो राशि होती है वो उनके इष्ट देवता कहलाते हैं दोस्तों। तो इनके इष्ट देवता शनि महाराज हो गए। यदि इनके भाग्यशाली धातु के बारे में बात करें तो चांदी इनकी भाग्यशाली धातु होती है। और यदि रत्न की बात करें कि ये जातिका कौन सी रत्न पहन सकते हैं, तो जैसे हम रिकमेंड करते हैं हीरा। यदि कॉस्टली पड़ता तो ओपल भी पहन सकते हैं, क्योंकि इनका जो शुक्र है बहुत ही अच्छे पोजीशन पर इनके कुंडली में बैठा हुआ है दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इनको मंगल दोष है। तो हमें तो मंगल दोष दिखता है दोस्तों, लेकिन निम्न मंगल दोष है, क्योंकि जो मंगल है जस्ट ये 8वें घर से प्रवेश करके 9वें घर में गए हुए हैं। जो 9वें घर में ये है 4 डिग्री 3 मिनट के हैं, जो अपना प्रभाव 8वें घर में छोड़े हुए हैं। तो मंगल दोष है लेकिन बहुत ही निम्न है दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्या इनकी कुंडली में शादी का योग है, यदि है तो कब है और किस प्रकार इनकी शादी सक्सेसफुल हो पाएगी। यदि हम इस लग्न कुंडली में यदि देखते हैं तो 7वां घर हम लोग शादी से देखते हैं, शादी का घर बताते हैं। तो 7वें घर में जो राशि है वो मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, जो कि खुद बैठे हुए 11वें घर में। ये भी घर अच्छा कहलाता है लेकिन त्रिक घर कहलाता है। और साथ में ये दोस्तों 9वें के भी स्वामी हैं, जो आपको बैठा हुआ है 4थे घर में है, दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या इनकी शादी संभव है कि नहीं, यदि है तो कब है। हम जो इनकी कुंडली की गणना करेंगे दोस्तों वो हम लोग नाड़ी ज्योतिष के अनुसार करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इनके जो नाड़ी ज्योतिष में या नक्षत्र नाड़ी में क्या क्या ग्रह
क्या क्या चीज़ बताते हैं। मैंने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ था और मैं इसका लिंक भी इसके डिस्कशन में डाल दूंगा, जिससे आप लोग समझ सकेंगे कि किस प्रकार हम लोग सारे इवेंट का योग देखते हैं। तो हमने शादी के बारे में भी इसमें बताया हुआ है कि शादी में हम लोग दूसरा घर, 7वां घर और 11वें घर देखते हैं। दूसरा घर हमारे घर परिवार को बताता है, 11वां घर दोस्तों हमारे लाभ को, हमारे गेन को बताता है और 7वां घर से हम लोग विवाह को देखते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट नो मैरिज, दूसरा घर का 12वां घर दोस्तों पहला घर होता है जो सेल्फ सिंपल हो जाता है। 7वां घर का 12वां घर छठा घर होता है दोस्तों, जो कि आपको तलाक बताता है आपको। और 11वां घर का 12वां घर 10वां घर होता है जो स्टेटस को नीचे बताता है दोस्तों। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सारे ग्रह का स्थिति, क्या कौन सा ग्रह शादी कराने लायक है, कौन सा ग्रह शादी कराने लायक नहीं है, कौन सा ग्रह 50-50 है। ये सारे चीज़ हम लोग विचार पहले करते हैं। सबसे पहले हम लोग सूर्य से करते हैं, सन से। सन हमें क्या बता रहा है दोस्तों, 3 और 12 बता रहा है। ना तो इसमें कोई पॉजिटिव ग्रह है ना तो कोई नेगेटिव ग्रह है, ये न्यूट्रल है दोस्तों। उसका जो नक्षत्र वो क्या बता रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 बता रहा है। मतलब 2 ग्रह पॉजिटिव 7 और 11 जो शादी को बताते हैं, 2 ग्रह नेगेटिव 6 और 10 जो शादी को नहीं बताते। बाकी जो चौथा नंबर का जो घर है वो न्यूट्रल होता है दोस्तों। 5वां जो घर है वो हमारे शादी का फैसिलिटेटर होता है, मित्र होता है। और 8वां वो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा करता है। इस पर यदि हम उसका नक्षत्र देखते हैं तो 50-50 बता रहा है दोस्तों। अब इसका सब लॉट देखते हैं दोस्तों। सब लॉट क्या बता रहा है, 1, 3 और 10, मतलब 2 बुरे घर हैं, पहला और 10वां घर। एक भी अच्छे घर नहीं है और एक जो नंबर बचा वो तीनों न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल सब लॉट डिनाई कर रहा है। इसमें एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है दोस्तों, नो मैरिज का पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। यदि आप नक्षत्र और सब लॉट को देखते हैं तो 1, 6, 10 ये स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं नो मैरिज का। तो यदि हम लोग ओवरऑल इस ग्रह का विश्लेषण करते हैं तो यह ग्रह हमें शादी को नहीं बताता है। सूर्य की जब भी दशा आएगी या किसी दशा के ये भुक्ति में आएंगे, अंतर में आएंगे, तो ये हमेशा शादी को निगेट ही करेंगे दोस्तों। अब अगला देखते हैं हम लोग चंद्रमा। चंद्रमा क्या बता रहा है दोस्तों, 8 और 11 बता रहा है। मतलब एक घर पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई घर नहीं है। उसका नक्षत्र 3 और 12 मतलब न्यूट्रल बता रहा है। उनका जो सब लॉर्ड है वो 4, 7, 10 एक अच्छा घर है। 7वां घर जो मैरिज बताता है और 10वां घर जो मैरिज नहीं बताता वो खराब घर हो गया, मतलब 50-50। यदि इसको हम ओवरऑल इस ग्रह को देखते हैं तो आपको पॉजिटिव है, मतलब 100% पॉजिटिव नहीं, लेकिन 30% 40 पॉजिटिव है। क्योंकि 2 ग्रह अच्छे हैं, 2 घर अच्छे दिखा रहे हैं, 7वां और 11वां घर। एक ही घर है, एक घर खराब है। अब हम लोग बात करते हैं मंगल की दोस्तों। मंगल क्या बता रहा है, उसका ग्रह 3 और 8 न्यूट्रल। उसका जो नक्षत्र क्या बता रहा है, 3, 12 न्यूट्रल। लेकिन उनका जो सब लॉर्ड है वो क्या बता रहा है, 4, 5 और 6 मतलब एक भी घर पॉजिटिव नहीं है, एक घर नेगेटिव है और एक घर जो 5वां नंबर है वो फैसिलिटेटर। लेकिन जब शादी ही नहीं होगी तो दोस्त यार क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इस प्रकार यदि हम इस ग्रह को, मंगल को यदि हम लोग देखते हैं तो ये हमें शादी को नहीं बताता है दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बुध की। बुध क्या बता रहा है, इसका ग्रह 1, 3, 10 मतलब ग्रह नेगेटिव है। 2 घर नेगेटिव हो गए, मतलब उसका जो ग्रह है नो मैरिज बता रहा है। उसका सब लॉर्ड 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। इसमें देखिए 2 ग्रह पॉजिटिव हैं, 7 और 11 शादी के लिए, 2 ग्रह नेगेटिव हैं शादी के लिए, 6 और 10 50-50। एक फैसिलिटेटर है 5 जो शादी के साथ जाएंगे, जो उस पॉजिटिव घर के साथ जाएंगे, तो स्लाइटली पॉजिटिव थोड़ा सा है। अब इनका सब लॉट को यदि हम लोग देखते हैं तो वो 2, 4 और 9 बताता है। एक पॉजिटिव दोस्तों, 9वां घर भी फैसिलिटेटर होता है मैरिज का, वो भी स्लाइटली पॉजिटिव के साथ ही जाएगा। चौथा न्यूट्रल। यदि ओवरऑल यहाँ यदि हम देखेंगे दोस्तों तो 1, 6, 10 भी आ रहा नेगेटिव है पूरे के पूरे, 2, 7, 11 भी आ रहा पॉजिटिव है पूरे के पूरे। इसमें हमें बहुत ही बारीकी से इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम कहेंगे कि जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड 2 बता रहा है, मतलब पॉजिटिव घर बता रहा है, और साथ में नक्षत्र 7 और 10 बता रहे हैं।
तो हमारे जो शादी के जो कम्बिनेशन से पॉजिटिव वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेगेटिव से। क्या कि जो नेगेटिव घर है वो देखिएगा ग्रह और आपको नक्षत्र में आ रहे हैं, नीचे सब लॉर्ड में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये स्लाइटली मतलब पॉजिटिव है हमारे मैरिज के लिए। यदि इनको अच्छी भुक्ति मिलती है तो ये शादी करवा देंगे, या चाहिए अच्छी दशा में आते हैं तो ये शादी करवाने के पूरे सक्षम रखते हैं अपने को दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं गुरु मतलब बृहस्पति जुपिटर को। वो क्या बताते हैं 4, 10 और 7, एक पॉजिटिव घर बताते हैं, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल है, मतलब 50-50। उनका नक्षत्र को देखें 1, 3, 10, 2 नेगेटिव घर है, पॉजिटिव घर एक भी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव हो गए। और इनका सब लॉट को देखिएगा दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 2 पॉजिटिव घर, 7 और 11, 2 नेगेटिव घर, 6 और 10, एक फैसिलिटर है शादी के 5 और बाकी न्यूट्रल है। तो यदि अब हम ओवरऑल इसको हम पूरे जुपिटर को देखते हैं तो 1, 6, 10 पूरे के पूरे कम्बिनेशंस आ रहे हैं दोस्तों। और 7, 11 के साथ वो नक्षत्र के साथ नहीं मिलकर उस जो 7वां घर ऊपर है, नक्षत्र में कोई पॉजिटिव घर नहीं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जुपिटर भी हमारे शादी करवाने की ताकत इनमें भी नहीं है। ये जुपिटर भी शादी अपनी दशा में अंतर प्रयंतर दशा भुक्ति अंतरा में आएंगे तो शादी नहीं करवाएंगे। और वीनस शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया हुआ। शुक्र इज ए नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। यदि शुक्र के ग्रह में कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव ग्रह नहीं भी रहे, न्यूट्रल भी होते तो ये शादी कराने के सक्षम होते हैं, ताकि इनके पास शादी कराने का पूरा पावर रहता है। यदि सारे के सारे नेगेटिव घर हों और एक भी पॉजिटिव घर भी आ जाए फिर भी ये शादी करवाते हैं दोस्तों। अब हम शुक्र को देखते हैं क्या सा ग्रह क्या बता रहा, 2, 4, 9, एक पॉजिटिव ग्रह है, एक पॉजिटिव का फैसिलिटर है, एक न्यूट्रल है, नेगेटिव एक भी नहीं है। उसका नक्षत्र 3 और 12 न्यूट्रल है, सब लॉर्ड 3 और 12 ये न्यूट्रल है। इस प्रकार ये शादी के योग के सबसे मजबूत, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे एक्सलेंट ग्रह शुक्र हो गए। साथ में ये फैसिलिटर भी हैं शादी के दोस्तों, साथ में ये सिग्निफिकेटर भी हैं शादी के दोस्तों। इसलिए पूरे यदि हम देखते हैं ग्रह 9 में सबसे स्ट्रॉन्ग शुक्र होते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं शनि की दोस्तों। शनि क्या बता रहा 4, 5, 6, एक नेगेटिव घर, एक न्यूट्रल, एक फैसिलिटर, मतलब नेगेटिव हो गया। उसका नक्षत्र क्या बता रहा 3, 12 न्यूट्रल हो गया। उसका सबलॉर्ड क्या बता रहा 4, 7 और 10, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। ओवरऑल देखेंगे तो शनि भी खराब है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको अच्छी दशा मिल जाएगी, यदि अच्छी भुक्ति मिल जाएगी, बहुत स्ट्रांग भुक्ति। सपोज डेट शुक्र की मिल गई भुक्ति इसको, यदि शुक्र की दशा में ये शनि भुक्ति आ गई तो शादी करवाने का सक्षम है शनि दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं राहु की। राहु क्या बता रहा है, राहु बता रहा है आपको ग्रह 4, 5, 6, 7, 10, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव ग्रह है, एक पॉजिटिव ग्रह है। 7वां घर पॉजिटिव होता है, एक फैसिलिटर है पॉजिटिव का, 5वां घर और चौथा घर न्यूट्रल है। तो ओवरऑल राहु का जो ग्रह वो नेगेटिव हो गया। अब उनका नक्षत्र देखिए 3, 12 50-50, कुछ नहीं बोलता, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही हम लोग सब लॉर्ड में जाते हैं गेम यहाँ चेंज हो जाता है, सब लॉर्ड गेम चेंजर हो गया। 1, 3, 10, 2 नेगेटिव घर, पॉजिटिव एक भी घर नहीं, न्यूट्रल एक घर, और साथ में देखिएगा 1, 6, 10 पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस भी आ गए। तो ओवरऑल ये राहु बहुत खराब हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं केतु की। केतु में देखिए क्या बता रहा है उसका ग्रह 4, 5, 6, 7, 8, 10 ग्रह, 2 अच्छे घर हैं, 2 खराब घर हैं, एक घर जो है जो अच्छे घर के दोस्त हो गए, और एक ग्रह जो है एक घर जो है वो न्यूट्रल हो गए। तो ये 50-50 का थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइड अच्छा कहिए एक तरह से। उसका जो नक्षत्र है 4, 5, 6, एक नेगेटिव, एक दोस्त, एक बुरा, मतलब नेगेटिव हो गए। यहाँ भी सब लॉर्ड सारा का सारा गेम चेंज कर दे रहा है दोस्तों। 1, 3, 10, 2 नेगेटिव घर हो गए, एक न्यूट्रल हो गए, और प्लस 1, 6, 10 पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन सब लॉर्ड नक्षत्र मिल जा रहे हैं, प्लस ग्रह से मिल जा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गए। हमने ये पहले ही बताया हुआ कि यदि कोई भी दशा, यदि किसी भी इवेंट को यदि मना करती है तो हम लोग को नेक्स्ट दशा देखनी चाहिए। यदि कोई भी दशा किसी इवेंट को बोलती है कि हाँ ये इवेंट होएगा, तो हम लोग भुक्ति को देखते हैं। अब भुक्ति यदि मना करती तो नेक्स्ट भुक्ति को देखते हैं।
इसी प्रकार हम लोग को चेक करना चाहिए, क्योंकि सब लॉर्ड इज द स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज द स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट। अब चलिए देखते हैं कि इस जातिका का जो जन्म हुआ था दोस्तों 29 दिसंबर 1990, अर्थात आज के ज़माने आज के परिवेश में लड़के लड़कियों की जो शादी होती है 25 साल 26 साल की उम्र में होती है। यदि आज से 10-15 साल पहले जाएं तो 20-21 साल में, उससे पहले जाएं तो 15-16 साल में होती थी। आज से 10-20 साल बाद जाएंगे तो हो सकता है ये 35-40 साल में शादी होगी। तो आज के परिवेश में हम लोग 25 साल देखते हैं। तो 1990 से 25 साल लगभग 2015 या 16 का ये 2016 में कौन सी दशा इनकी चल रही थी दोस्तों, ये चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 2016 में इनकी दशा चल रही थी, राहु की दशा थी। देखिए दोस्तों, राहु की दशा स्टार्ट हुई थी आपको 2014 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो राहु हमें यहाँ क्या बता रहा है दोस्तों, राहु आप देख सकते हैं कि राहु यहाँ पर हमें बता रहा है 4, 5, 6, 7, 10, 3, 12, 1, 3, 10, मतलब 1, 6, 10 का पूरे कम्बिनेशन, मतलब राहु की दशा में इनकी मैरिज नहीं होगी। अब हम लोग को क्या नेक्स्ट दशा देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट दशा कौन सी आएगी दोस्तों, नेक्स्ट दशा गुरु की आएगी, जुपिटर की आएगी, जो 2030 के आसपास 29 में आएगी, 20 में आएगी। जुपिटर क्या बता रहा है, जुपिटर भी आप देखिएगा 1, 6, 10 के पूरे पूरे कम्बिनेशन, मतलब जुपिटर की दशा में भी इनकी मैरिज नहीं होगी दोस्तों। जुपिटर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद सैटर्न की दशा आती है, शनि की दशा आती है। शनि क्या है, शनि मतलब थोड़ा सा मतलब करवा सकता है, यदि इनको यदि अच्छी वक्ति सपोज यदि वीनस मिल जाए, शुक्र मिल जाए तो ये शादी करवाने में सक्षम है। तो हम लोग देखते हैं कि शनि कब आ रहा है, शनि की दशा कब आ रही है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों शनि की दशा इनको 2045 के बाद आ रहा है। अभी दोस्तों 2020 चल रहा है, मतलब 25 साल के बाद इनकी शादी होने की संभावना है। तो हमें लगता है 55 साल उस समय इनकी उम्र होगी, तो हो सकता है उसमें इनकी इच्छा भी ना हो। अब भगवान जो करे, जो ग्रह लिखा हुआ, जो कुंडली बनी हुई, उसे हम ना आप चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारे जन्मों का ही फल होता है दोस्तों। जब भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण भगवान भी अपनी कुंडली को नहीं चेंज करवा सके तो हम लोग कौन होते हैं। कुछ चीज़ें और देखते हैं दोस्तों कि ये कहते हैं कि मुझे शादी करने का इच्छा नहीं होती। बहुत सारे लड़के इसके पास आते हैं, रिश्ता आते हैं, लेकिन यही सुनते छांट देते। तो क्या ये बात सही है। हम लोग कुछ हल्का सा बात करेंगे थोड़ा सा लव मैरिज के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में। तो 5वां घर हम लोग प्यार को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। इनके ज़्यादातर देखिएगा ग्रह में दोस्तों, जैसे सूर्य में भी देखिएगा, सूर्य में 5 आ रहा है आपको, मंगल में भी 5 आ रहा है, बुध में भी 5 आ रहा है, गुरु में भी 5 आ रहा है आपको, शनि में भी 5 है, राहु में भी 5 है, केतु में भी 5 है। मतलब प्रेम तो है इनको। क्या ये निश्चल प्रेम है, क्या ये हिडन प्रेम है, या क्या स्कैंडल्स प्रेम है, या बिस्तर वाला प्रेम है, किस प्रकार देखते हैं। तो हम लोग यदि 5 से प्रेम, यदि 5 के साथ यदि 11 का कम्बिनेशन आता है दोस्तों, 11 अगर, तो इसको हम लोग निश्चल प्रेम कहते हैं। मतलब जो माता अपने बच्चों से प्यार करती है, जो हम मीरा अपने भगवान से प्यार करते हैं, निश्चल प्रेम। मतलब इसमें कुछ हमें खाली प्रेम करना है, हमें इसका मतलब नहीं जानना कि हमें उससे क्या चाहिए नहीं चाहिए। यदि यही 5 के साथ यदि 8 मिल जाता तो ये हमारा हिडन प्रेम होता है, कि हम प्रेम करते हैं अगल बगल वाले को मालूम नहीं चलता। यदि यही 5 के साथ यदि 12 मिल जाए दोस्तों, तो ये हमारा बेड का प्रेम होता है। प्रेम करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, बेड पर प्रेम करते हैं। यदि 5, 8, 12 मिल जाए दोस्तों, तो ये होता स्कैंडलस प्रेम। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, नहीं डरेंगे हम दोनों। जैसे आपको मेडोना हो गया, यदि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा आप फेमस हैं, तो पूरा लोकेलिटी वाले आपको जानेंगे। इनका खुल्लम खुल्ला प्यार चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों तो प्रेम का, तो प्रेम में देखिए इसमें सूर्य बता रहा है, सूर्य के ग्रह में, मंगल के ग्रह में शनि, राहु, मरकरी, जुपिटर, केतु आदि सारा कुछ। तो हो सकता है इन जातिका का प्रेम प्रसंग हो या छिपाती हो। अब यदि हम राहु की दशा में देखें, तो राहु दशा में आपको देखिए बता रहा है 5वां घर और 12वां घर आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब लव इन बेड, लेकिन साथ में 6ठा घर भी है, तो ब्रेक भी करता है दोस्तों। कभी होगा कभी नहीं होगा। ये प्रेम इनका राहु की दशा से स्टार्ट हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग कुंडली का एनालाइज करते हैं।
आपको भी इसी प्रकार कुंडली की एक एक बारीकी चीज़ को देखना चाहिए और सामने वालों को बताएं। सामने वाला यदि आपसे जितना सवाल पूछे उतने का ही आपको जवाब देना है, एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना है। अब सपोज इसकी शादी 55 साल में हो गई, तो हम इसे नहीं बोल सकते कि आपकी शादी 2045 के बाद होगी। यदि सच हो गई तो हमें बोलेंगे इसका पंडित जी का जवान काला था। हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ, आपकी राहु और शनि और शुक्र की कॉम्बिनेशंस में शादी हो सकती है। तो हम इसे बता सकते हैं कि आपकी शादी जो है राहु शनि शुक्र तो पार हो गया, तो राहु और शुक्र में आप बता सकते हैं इसको कि आपकी शादी का जो योग बन रहा है वो 2024 से बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस योग में आपकी शादी हो सकती है और हो सके तो इस जातिका को हीरे या ओपल पहने, शुक्र की पूजा करें, शुक्र को खुश रखें, शुक्र के बीज मंत्र पढ़ें, जिससे इनकी शादी हो जाए। हमें आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। किसी प्रकार की यदि आपको यदि समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपको 1 by 1 to 1 समझाने का कोशिश करूँगा। तो जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।